दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास एवं पेडोलॉजी, जो हमारा सेक्शन है, जो एग्ज़ाम हुआ था जो 2021 में दिसंबर में और जनवरी 2022 में हुआ था। उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं बाल विकास के, उसके 30 क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे और टॉपिक वाइज से जो भी हमारा सेक्शन है, जैसे बाल विकास में जितने भी टॉपिक हैं उनका विश्लेषण किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है हम देख लेते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है, यह केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होती है, विकास की प्रक्रिया सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, और इसका चौथा ऑप्शन है विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो विकास होता है वो इन्वायरमेंट और क्या होता है, आनुवंशिकता मतलब हेरिडिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो केवल एक चीज़ से हम किसी भी जो विकास होता है उसको हम अनुमान नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। विकास की प्रक्रिया एक दिशीय नहीं होती है, ये बहुदिशीय होती है। आप इसको लिख लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा। तो इसमें तीसरा ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है कौन सा हमारा। ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं। ये आंसर सही है। 10 राज्यों के नाम बताओ। ये क्या हो गया, कन्वर्जन मतलब ये एकदम मतलब एक बाउंड्री बन गई, इसके अंदर ही बच्चे सोच सकेंगे कि 10 राज्यों के नाम बताना है। 2 से 10 तक का पहाड़ा बताओ। ये भी एकदम क्या है, लिमिट वाली चीज़ें हैं, इसी बाउंड्री के अंदर आएगा। दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचन करो। ये भी बाउंड्री के अंदर ही आएगा। लेकिन जो हमारा पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं, ये क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। और ये क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन, ये आंसर हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित में से नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? विकास की निरंतरता पर, विकास की अनिरंतरता पर, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक पर, और विकास प्रक्रिया से संबंधित वातावरण पर। जो पहली बात चरणीय है, चरणीय सिद्धांत निरंतरता पर नहीं बल्कि अनिरंतरता पर फोकस करता है कि हर अलग अलग चरण है, उसके स्टेप हैं, उसमें निरंतरता होती है, लेकिन जो एक समय के बाद उसमें अनिरंतरता आ जाती है। तो ये हमारा दूसरा आंसर इसका सही होगा। अगला हम देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालय में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव अधिक प्रभावित होता है? पारिवारिक और सामाजिक कारण, बिल्कुल सही है। समकक्षीय संबंधों से, सांस्कृतिक मूल्यों से। तो इसमें देखो ध्यान देना कि पहला और तो तीसरा श्योर है 100%। इसमें देख लेते हैं पहला और तीसरा किस में है। पहला और तीसरा, एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ऐसे कौन से कारक हैं विद्यालयों में बच्चों का अधिगम? पारिवारिक सामाजिकरण सही है। समकक्षी संबंधों के तीनों हैं, तो मतलब ये है तीनों जिसमें है, और बच्चों के आत्मसम्मान से, ये तीसरा आंसर इसका सही होगा, चारों होगा। अगला हम देख लेते हैं, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? प्रतिलोम चिंतन, ये किस में, फॉर्मल में। प्रतीकात्मक खेल, ये कर पाते हैं। अनुक्रमिक वर्गीकरण या संरक्षण, ये प्रतीकात्मक खेल कर पाते हैं किसमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। प्रतीकात्मक खेल मतलब मेक बिलीव प्ले, इसमें जो उनके साथ सामने है उसके साथ ये क्या करते हैं, खेलते हैं विश्वास के साथ। आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाते हैं। जीन पियाजे के अनुसार कौन सा चरण है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा ये कौन सा चरण होता है,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें वह प्रतीकात्मक खेल, जब तक उसके सामने सॉलिड चीज़ नहीं आएगी तब तक वह उस चीज़ के बारे में सोच नहीं सकता है। जैसे सॉलिड चीज़ को हटा लो तो उसका क्या हो जाता है, वो उसके दिमाग से भी गायब हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण कोलबर्ग के नैतिक विकास के मॉडल को सम्मिलित करता है। इसमें हम देखते हैं, पहला वो है, नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर करता है। तो हम इसमें देख लेते हैं, जो हमारा नैतिक विकास होता है किस पे, नैतिक विकास चरण किस पे होता है, सार्वभौमिक होता है। जो इसका स्वरूप होता है कैसा होता है, सार्वभौमिक होता है। अगला क्वेश्चन है, लेव वागोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सा समीपस्थ विकास का क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अध्यापन और मूल्यांकन में दोनों में ZDP का, जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZDP, इसका यूज किया जाता है अध्यापन और मूल्यांकन में दोनों में। एक विशिष्ट संतत्य को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ प्रश्न उदाहरण देती है। लेव वागोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। इसे कहते हैं पाड़। पाड़ को इंग्लिश में कहते हैं स्कैफ होल्डिंग, कहा जाता है होल्डिंग, स्कैफ होल्डिंग कहा जाता है इसको। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है उसको शुरू में थोड़ा सा क्या हिंट दिया जाता है, उसका एक लेवल आता है जहाँ तक ये बच्चा कर पाता है। स्कैफ होल्डिंग क्या होता है, यहाँ तक बच्चा कर पाता है, और ये लेवल होता है यहाँ तक क्या करते हैं, हेल्प दे जाता है। ये लेवल क्या होता है, हेल्प वाला। और इसके बाद जो होता है, ये बच्चा हेल्प के बाद ये बच्चा खुद से ये करने लगता है, इसे कहा जाता है स्कैफ होल्डिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है। प्रगतिशील कक्षीय माहौल क्या होता है, निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, भय मुक्त वातावरण की संरचना, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना, अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन का। ये तो पहला ही सबसे गलत है, बाह्य अनुशासन कभी भी नहीं हो सकता है। ये भी सही है, बच्चों की सहभागिता, वातावरण की संरचना, भय मुक्त वातावरण की संरचना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना। इसमें तीनों सही हैं, तीनों इसमें सही है। कौन सा गलत है, एक गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यदि यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में न पृथक करे, क्योंकि यह बालक के लिए असुविधाजनक है, यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है, यह बच्चों को एक दूसरे से अंतर सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता है, और चौथा है बुद्धि लब्धि संकल्पना अस्थायी नहीं, और यह बच्चे को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो ये हमारा सबसे सही आंसर होगा कि बुद्धि लब्धि अस्थायी नहीं है। यह क्या होता है, समय के अनुसार चेंज होता रहता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह के अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है। यह बौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। यह सामान्य बौद्धिकता को, पहली बात तो जो हार्वर्ड गार्डनर है ये क्या करते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस को वरीयता देते हैं। तो यहाँ पहला ही क्वेश्चन है क्या हो गया, बहुबौद्धिकता। अगला क्वेश्चन है, 1.5 साल से 2.5 साल की उम्र में बच्चों में अक्सर उच्च स्तरीय द्विशब्दी उच्चारणों को क्या कहा जाता है। जो द्विस्तरीय 1.5 साल से 2.5 साल के बीच बच्चे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तार प्रासित वाचन। इसे क्या कहा जाता है, तार प्रासित वाचन। अगला क्वेश्चन है, पुरुष सामान्यतः दिमाग सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं। यह कथन क्या दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवाद। यह हमारे दिमाग में पहली बात बैठा दिया है कि जो पुरुष होते हैं वो दिमाग से सोचते हैं, जो महिलाएं होती है वो हृदय से। इसमें विभेदीकरण नहीं होता है। ये अगर विभेदीकरण होता है तो ये नेचुरली, जो विभेदीकरण होता है वो नेचुरली होता है, और जो लैंगिक रूढ़िवादिता होती है वो क्या होती है, कृत्रिम रूप से बनाई जाती है, आर्टिफिशियल होती है, जो दिमाग को क्या कर दिया जाता है, बना दिया जाता है, ऐसी चीज़ें भर दी जाती है, इसे रूढ़िवादी कहते हैं।
एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता है? अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल, स्वमूल्यांकन एवं समकक्षीय मूल्यांकन, केवल मानक निर्देशांक और विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार करना। पहला है क्या? अध्यापकों द्वारा मननशील, ये यूज किया जाता है। स्वमूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन, ये भी यूज किया जाता है। केवल, केवल जहाँ लग गया, ये ऐसे क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना कि सीटेट में ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे जहाँ केवल, बजाय, ऐसे आंसर जो होंगे बहुत आसानी से आप टिक कर सकते हैं। केवल मानक निर्देशित जो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसके बेस पर हम क्या करते हैं, मूल्यांकन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समायोजित करने पर एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? शिक्षा में समानता, शिक्षा में सम्यता, सुवंचित समूहों के प्रति सहानुभूति और क्या है, विशेष सुविधा वंचित समूहों के प्रति व्यावसायिक शिक्षा। देखो, एक होती है शिक्षा में समानता और एक होती है शिक्षा में सम्यता। शिक्षा में समानता और शिक्षा में सम्यता, पहली बात इक्वलिटी और इक्विटी में क्या डिफरेंस है, आप इसको हमको बताइए। अगर आपको पता है इक्वलिटी और इक्विटी क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ इक्विटी और इक्वलिटी क्या होती है। इक्विटी ये होती है कि जैसे अगर आपको वेतन मिल रहा है, 4 लोग हैं, 4 लोगों को वेतन, जैसे सभी को 1000 मिल रहा है, तो सभी को 1000 रुपये क्या मिलेगा, ये वेतन सभी को मिलेगा बराबर। तो ये क्या हो गया हमारा इक्विटी। सम्यता और समानता है कि एक शिक्षक स्कूल खोल दिया गया, इसमें आपको कह दिया जिसकी इच्छा हो चारों में से सभी के लिए जो परिस्थितियाँ समान है, अगर आप भी चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, आप भी चाहते हैं तो आप भी चाहते हैं तो आप भी, जो चाहता है वो पढ़ सकता है। लेकिन इसमें किसी को बाध्य नहीं किया गया है, इसमें सभी को क्या मिलता है, जो समान रूप से वितरित किया जाता है। इसमें सभी को परिस्थितियाँ दे दी गई हैं, अगर आपका मन है तो आप ज्वाइन करें, नहीं तो मत ज्वाइन करें। यही बेसिक डिफरेंस होता है। इसका आंसर क्या है, शिक्षा में सम्यता।